नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियम ट्यूटोरियल्स डेली जीके में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम पर डे बेसिस पर 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको बताते चलें कि इस सीरीज़ के अंदर हम पर डे 15 क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है, अगर ये पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लस इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर ज़रूर करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर हर क्लास का पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। देर ना करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम 20 और 21 मार्च के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। E-crop, a crop simulation model-based device, was developed by which of the following institute? E-crop जो कि एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? सेंट्रल प्लांट क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, या नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंटर ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल उत्पादकों को पानी और पोषक तत्वों की ज़रूरतों पर एसएमएस सलाह प्रदान करता है। यानी कि ई क्रॉप, अ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल ऑफर्स ग्रोअर्स SMS advice on water and nutrient needs. This innovative device aids farmers in optimizing water and nutrient management for enhanced crop yields. यानी कि यह नवोन्मेषी उपकरण किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जल और पोषक तत्व प्रबंधन को अनुकूलित करने में सहायता करता है। मीन्स इस पर्टिकुलर सिमुलेशन मॉडल के थ्रू क्या होता है कि किसान अपनी जो उनकी मिट्टी है, मिट्टी की, पानी की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों को समझ पाते हैं कि कितना पानी और कितनी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है पर हमारी फसलों के लिए अपनी मिट्टी को। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिशन 414 कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। जो ये मिशन 414 है, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिशन 414 लॉन्च किया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मिशन 414 इन हिमाचल प्रदेश टू बूस्ट वोटर टर्नआउट इन 414 पोलिंग स्टेशंस विद लेस देन 60% पार्टिसिपेशन इन द लोकसभा इलेक्शन। मतलब भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम DCTS रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? विकासशील देश व्यापार योजना यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया या मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूके।
Introduced by the UK government, DCTS aims to integrate developing nations into global economy, fostering trade partnerships and strengthening supply chains. It offers simpler, more generous preferential trading terms, reducing or eliminating tariffs on imports from 65 एलिजिबल कंट्रीज। मतलब यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत डीसीटीएस का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। यह 65 पात्र देशों से आयात पर टैरिफ को कम करने या समाप्त करने, सरल, अधिक उदार, तरजीही व्यापारिक शर्तें प्रदान करता है। कुल मिलाकर मकसद है डीसीटीएस के थ्रू जो यूनाइटेड किंगडम है उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि 65 एलिजिबल कंट्रीज से जो चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो टैरिफ मतलब जो उस पर दरें लग रही हैं उन दरों को कम किया गया या ख़त्म कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि बाहर के जो 65 देश हैं वो यूके को चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे कम रेट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 सीन रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में समाचारों में देखी गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर द्वारा 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित किया गया है। Delhi was labeled as the world's most polluted capital city in the 2023 World Air Quality Report by the Swiss organization IQ Air। कैपिटल में दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो कैपिटल है वो उसका नाम आया है। साथ में अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो बिहार का बेगूसराय है उसको सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के नाम का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जेनेटिक रेस्क्यू हैज़ बीन प्रपोज्ड टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ विच नेशनल पार्क। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस हैं रणथंबोर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रणथंबोर नेशनल पार्क। जेनेटिक रेस्क्यू इज प्रपोज टू कंजर्व रणथंबोर नेशनल पार्क्स टाइगर पॉपुलेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक वेरिएशन थ्रू माइग्रेशन। मतलब प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव है। इस रणनीति का लक्ष्य आनुवंशिक भार को कम करना, विलुप्त होने के जोखिम को कम करना और लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्यता को बढ़ाना है। द स्ट्रेटजी एम्स टू रिड्यूस जेनेटिक लोड, डिक्रीज एक्सटिंक्शन रिस्क एंड इन्हांस द वायबिलिटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पेशीज। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर and the Indian Space Research Organization have collaborated to develop the multi-purpose app Sakhi to assist the Gangayaan crew. What does H represent in Sakhi? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान दल की सहायता के लिए बहुउद्देश्य ऐप सखी विकसित करने के लिए सहयोग किया है। सखी में H क्या दर्शाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने हेल्थ, हाइड्रेशन, हब या ह्यूमन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हब। द VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO facility in Thumba, Thiruvananthapuram have developed a multi-purpose app called
स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्यू इंटरेक्शन, यानी कि शॉर्ट में बात करेंगे तो सखी। अब इसका एम क्या है? इसका एम है टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स ऑन द गंगायान स्पेस फ्लाइट मिशन। तो इसका आंसर है, सही आंसर था ऑप्शन सी, हब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मंथ एंड ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अप्रूव द आइडिया एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि किस महीने और वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार को मंजूरी दी और औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की स्थापना की? ऑप्शंस हैं मार्च 2012, जून 2012, जुलाई 2012, मई 2012। और इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, ऑप्शन सी, जुलाई 2012। अब देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि खुशी दिवस की स्थापना कब की गई, और खुशी दिवस, दूसरी चीज़ है खुशी दिवस मनाया कब गया। तो स्थापना की गई जुलाई 2012 में, यानी कि इस विचार विमर्श पर सहमति जताई गई कि हाँ खुशी दिवस मनाया जाए। तो ये कब हुआ? जुलाई 2012 में। और पहली बार ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया कब गया? ये मनाया गया 2013 में। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्रीड विद द प्रपोजल एंड ऑफिशियली फाउंडेड द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इन जुलाई 2012 विद द ओकेशन बीइंग फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2013, यानी कि विचार विमर्श किया गया और सहमति जताई कि जुलाई 2012 में, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 2013 में। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और जुलाई 2012 में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की स्थापना की। इस अवसर को पहली बार 2013 में मनाया गया। द सेलिब्रेशन acknowledges how important and desirable happiness is to people everywhere। यह उत्सव इस बात को स्वीकार करता है कि हर जगह लोगों के लिए खुशी कितनी महत्वपूर्ण और वांछनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, जुलाई 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार, परसोत्तम रुपाला, अजय नागर, आर के अग्रवाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ अपॉइंटेड द कंट्रीज सीनियर डिप्लोमेट विजय कुमार एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनायक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार is currently serving as the ambassador of India to Myanmar. He is a 1992 बैच IFS ऑफिसर। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1992 बैच के IFS हैं। IFS मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ में आपसे इंडिया की रैंक भी पूछी जा सकती है। ऑप्शंस इसमें हैं डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड या आइसलैंड। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, द यूरोपियन कंट्री फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर 7th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 7वें साल फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश बनकर सामने आया है। पिछले साल की तरह इंडिया की पोजीशन जो पहले थी वो इस साल भी है, 126 पोजीशन है, जबकि पाकिस्तान 108 पोजीशन पे 108 नंबर पर है, श्रीलंका 128 पोजीशन पे है और अमेरिका की जो रैंक है वो 23rd है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज अ ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। On 12th July 2012, the General Assembly of the United Nations passed a resolution declaring March 20 as the International Day of Happiness। 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन हैं 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 19 मार्च। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 20 मार्च। वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन March 20 टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ स्पैरोज। गौरैया के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2024 का जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसकी थीम है आई लव स्पैरोज। क्या थीम है? आई लव स्पैरोज। इस वर्ष के विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरो है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड स्पैरो डे है ये कब शुरू हुआ या फिर इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है। तो इट वाज स्टार्टेड इन 2010। किसके द्वारा? बाय द नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज साइंड एन MOU विद विच IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट R&D R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। इंडियन नेवी एंड IIT खड़गपुर साइंड अ MOU टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप। भारतीय नौसेना और IIT खड़गपुर ने अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU इज साइन टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट R&D। प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपनड। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खोला गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन्स इन न्यू दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला। महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल इन शालीमार बाग, दिल्ली treats its patients with utmost care by providing them with Panchkarm therapy, a meditation room, yoga training, deluxe room facilities and in-house doctors। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद नाम अस्पताल अपने मरीजों को पंचकर्म चिकित्सा, एक ध्यान कक्ष, योग प्रशिक्षण, डिलक्स कक्ष सुविधाएं और इन हाउस डॉक्टर प्रदान करके अत्यधिक देखभाल के साथ इलाज करता है। और इसी महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल के अंदर ही एक कैफ़े खोला गया जो कि फुल्ली आयुर्वेदिक कैफ़े है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक 24 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन हैं साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यस बैंक। यस बैंक पार्टनर्स विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन, द बैंक इंट्रोड्यूस्ड द यस ग्लोरी डेबिट कार्ड, स्पेशली डिजाइंड फॉर द इंडियाज ओलंपिक एथलीट्स। सहयोग के हिस्से के रूप में बैंक ने यस ग्लोरी डेबिट कार्ड पेश किया जो विशेष रूप से भारत के ओलंपिक एथलीटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया कि ओलंपिक्स 2024 कहाँ पर होने वाले हैं? पेरिस में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE। निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE के से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, REC लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रिड इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और ग्रिड इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2009। इस क्वेश्चन के साथ में हमारी 15 क्वेश्चन की ये क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। साथ ही आप इस क्लास को अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, प्लस उन ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, उन कैंडिडेट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपको बताते चले कि इस सीरीज़ के अंदर हम पर डे 15 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और साथ में हमने एक नई सीरीज़ भी चालू की है जहां पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ द डे यानी कि डेज एंड डेट्स के अंदर उस पर्टिकुलर दिन को किस रूप में मनाया जाता है ये डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी दो अलग अलग सीरीज़ चल रही हैं। एक सीरीज़ में हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और दूसरी सीरीज़ में हम उस पर्टिकुलर डे की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था या आज के दिन को किस रूप में मनाया जाता है। आप इन दोनों सीरीज़ को ज़रूर देखें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू ऑल।